So hey guys, welcome back to my channel. This is your boy Manish Mitra with another video. So guys, लास्ट वीडियो था हमारा अबाउट एलिनोमिटी रिफंड पॉलिसी और आज हम बात करेंगे अबाउट काउंसलिंग प्रोसेस इन एलिनोमिटी। तो देखो, अभी क्या हुआ था, एलिनोमिटी ने रिलीज करी थी 2024 की कट ऑफ। तो कट ऑफ का मतलब है कि जो बच्चे एलिजिबल है काउंसलिंग राउंड में बैठने के लिए। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज थे, भैया हमारा कट ऑफ क्लियर हो गया तो हमें कोई सीट अलॉट हो रही है या नहीं। देखो, कट ऑफ का मतलब ये है कि आप जो आगे राउंड्स होंगे काउंसलिंग के उसमें बैठने के लिए एलिजिबल हो। और इस साल जो कट ऑफ गया है वो है अराउंड 90 परसेंटाइल। मतलब मैंने बच्चे देखे जिनकी 140 के रैंक है और वो एलिजिबल है काउंसलिंग में बैठने के लिए। तो देखो, अब क्या होता है, एलिजिबल तो अब आप बैठोगे काउंसलिंग के राउंड्स में। तो वैसे तो जो साइट है उसमें 4 काउंसलिंग के राउंड्स गिवन है, लेकिन हमारे टाइम पे होते 6 राउंड्स। ये डिपेंड करते हैं कि आपकी कितनी सीट्स एम्प्टी रह जाती है आफ्टर 4 राउंड्स। तो ये डेट शीट है, यहाँ पे साइट में मेंशन है कि कब कब कौन सा राउंड का रिजल्ट आएगा। और उसके बाद अगर कोई सीट एम्प्टी रह गई तो 5th राउंड और 6th राउंड भी होता है और बाद में स्पॉट राउंड भी अलग से करवाया जाता है जिसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इफ यू गॉट अ सीट इन एलएमआईटी, तो देखो आपको जो काउंसलिंग फीस है वो तो 25 के भरनी है और सीट अलॉट होने के बाद आपको 280 के और भरने पड़ेंगे। क्योंकि बहुतों का डाउट था कि भैया जैसे 3,05,000 आप बोल रहे हो वो और भरने पड़ेंगे 25 के साथ, और अगर आप उसके बाद उस पर रिफंड क्या लगेगा, मतलब आपको 3,29,000 पे रिफंड मिलेगा या फिर क्या सिस्टम रहता है इसका। तो देखो, आप 25,000 ऑलरेडी भर चुके काउंसलिंग फीस के, और जो आपको 3,05,000 अमाउंट भरना है उसमें मतलब आप 25 के ऑलरेडी भर चुके हो, तो आपको 280 के रिमेनिंग अमाउंट फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप वो सीट अपने लिए रिजर्व कर लोगे, उसके आगे आप और भी बैठ सकते हो। मतलब ये नहीं है कि आपने अगर सीट मिल गई तो आप आगे नहीं बैठ सकते, उसके बाद आप आगे के राउंड में बैठ सकते हो। मतलब आपको अगर मिल गई ईसी, जैसे मेरे को क्या हुआ था, फर्स्ट राउंड में ईसी अलॉट हुई थी जो आगे जाके अपडेट हो गई थी टू सीसी। तो देखो, जैसे आपको अगर फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई नगरनो ईसी ब्रांच, तो अगर आपकी आगे जाके सीएस या फिर सीसी अपडेट हुई तो आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट भरने की जरूरत नहीं है। आपकी बस ब्रांच, अब आप ईसी के नहीं हो, अब आप सीसी या सीएस के हो जाओगे। तो ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भरना पड़ेगा ब्रांच अपग्रेडेशन में। और काउंसलिंग में जो बैठे हुए लोग हैं उनको बस एक ही बताऊंगा कि कभी भी होप मत छोड़ना। अगर आपकी 200 या 300 वेटिंग भी है तो बहुत ज्यादा चांस रहता है कि वो क्लियर हो जाए। मतलब 5th-6th राउंड तक तो हो ही सकती है क्लियर। अगर जैसे आपकी फर्स्ट राउंड में सीएससी की जो वेटिंग है वो अराउंड 250 या 300, तो होपफुली वो 6th राउंड तक क्लियर हो जाएगी। क्योंकि शुरू में तो बहुत लोग डाल देते हैं, मतलब काउंसलिंग के अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं बाद में। तो इसलिए मैं कहूँगा 6th राउंड तक बहुत बच्चे सीट छोड़ते हैं, और ऐसा होता है कि एकदम से 100 वेटिंग में क्लियर हो जाती है। जैसे मेरे टाइम क्या होता है, एकदम से मेरी 200 से 50 वेटिंग रह गई थी और उसके बाद आगे जाके क्लियर भी हो गई थी। तो मैं बस यही कहूंगा कि होप मत छोड़ना कभी भी काउंसलिंग के अंदर, हमेशा उम्मीद बनाए रखना अगर आपकी 200 से 300 वेटिंग है। क्योंकि हम होप छोड़ देते हैं और हम पैसे निकाल लेते हैं और आपको फिर रिग्रेट होता है कि मेरे को सीट मिल रही थी, मैंने छोड़ दी। तो बस मैं यही कहूंगा कि काउंसलिंग के अंदर होप मत छोड़ना और देखते रहना कि आपकी वेटिंग कितनी रह रही है हर राउंड के साथ साथ। क्योंकि सेकंड से जो 4th राउंड तक रहता है वहाँ पे बहुत कम वेटिंग क्लियर होती रहती है। मतलब फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड थोड़ी गिरेगी, उसके बाद 3rd से 4th मतलब स्टैग्नेट रहेगी, और अचानक से 5th से 6th जो राउंड होते हैं अचानक से बहुत ज्यादा कट ऑफ, मतलब वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा गिर जाती है। मैंने अभी खोल रखी है एनएमआईटी की साइट, तो मैं चेक कर रहा था कि डेट क्या क्या है। उसके अलावा मैंने सोचा कि बस देखा जाए कि क्या सीट्स अवेलेबल है फॉर ईच ब्रांच, मतलब कि सीट्स लास्ट ईयर से इंक्रीज हुई है या नहीं। तो देखो, सीएस की तो उतनी सीट है 240, मतलब 240 मतलब पहले और भी कम थी, लास्ट ईयर थोड़ी इंक्रीज हुई और अब थोड़ी स्टैग्नेट कर दी इन्होंने सीट्स। तो सीएस के अंदर मतलब डिविजन भी है, मतलब एक तो आप रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, उसके अलावा आप एआई एंड डेटा साइंस भी ले सकते हो। तो ये भी डाउट आता है कि भैया एआई एंड डेटा साइंस भी ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। तो मैं बस यही सजेस्ट करूंगा कि इसे लेने में कोई बुराई नहीं है, मतलब एआई तो आगे बहुत काम आता है। लेकिन मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझे कहा था कि फैकल्टी एआई एंड डेटा साइंस डिपार्टमेंट की उतनी अच्छी नहीं। तो अगर आप कहीं और से मतलब खुद से कहीं कोर्स ले लो वो बेटर रहेगा। क्योंकि हर किसी के डिफरेंट ओपिनियन रहते हैं, कुछ कहते हैं ले लो, कुछ कहते हैं मत लो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, इट्स योर चॉइस। इसको अगर लोगे तो बुराई नहीं, क्योंकि आप आगे जाके ड्रॉप भी कर सकते हो अगर आपका मन नहीं कर रहा है यहाँ से करने का, और आपके पास अगर कोई बेटर ऑप्शन है तब उसको भी प्रेफर कर सकते हो। तो बस यही कहूंगा इस मामले में। और अगर बात करें सीसी की, तो सीसी की भी 120 सीट्स है, तो मतलब सीसी में भी कोई इंक्रीज नहीं आया। ईसी के अंदर, हाँ ईसी के अंदर इंक्रीज आया, मतलब 180 सीट्स हो गई। पहले ईसी डिपार्टमेंट में थी 150 जो मेरे टाइम में थी, अब हो गई है 180, मतलब 30 सीट्स ईसी में बढ़ी है।
उसके अलावा जो ये मैकेनिकल ब्रांच है, मैकेनिकल की जो सेम है 60 सीट की है। एंड ये जो डुअल प्रोग्राम्स रहते हैं, डुअल प्रोग्राम्स में भी सीट बढ़ी है, मतलब 15-15 सीट बढ़ गई। पहले क्या था, 10-15 सीट रहती थी एमटेक के अंदर हर ब्रांच में, मतलब डुअल सीएस हो गई या फिर डुअल ईसी, इनके अंदर 15-15 सीट रहती थी, अब 30-30 हो गई। मतलब 15-15 यहाँ बढ़ गई, 30 ईसी में बढ़ गई, तो मतलब मान सकते हो 60 सीटें इस साल ही बढ़ गई। मतलब सीट इंक्रीमेंट तो हुआ है। ये है कि सीएससी और सीसी में सीट इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन ईसी और डुअल प्रोग्राम्स में सीट इंक्रीमेंट हुआ है। तो हो सकता है कि इनके कारण कट ऑफ भी गिरेगा कॉलेज का, आई थिंक सो, क्योंकि इस बार 140 के तक कट ऑफ गया है फॉर काउंसलिंग में बैठने के लिए। तो हो सकता है कि कॉलेज की ब्रांचेस का भी कट ऑफ गिरे थोड़ा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 तो 3 के ऊपर या नीचे हो सकता है इसमें। तो मतलब ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर 49 के गया था तो 49 के ही जाएगा, हो सकता है 52 के चले जाए, और ये भी भरोसा नहीं हो सकता 55 के तक चले जाए, कुछ भरोसा नहीं कह सकते, क्योंकि पहले क्या था, कॉलेज का कट ऑफ और भी कम था। मतलब सीसी का था, जितना मुझे पता है 35-37 के था लास्ट, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में। अब क्या है, हमारे जो बैच ने गिरा दिया, हो सकता है 24 वाले भी गिरा दे। 24 वाले यार इतना भी मत गिरा देना यार। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मोस्टली की कट ऑफ क्लियर होए, जो मतलब मेरे को मैसेज करते हैं उनकी तो हो ही जाए कि चलो जूनियर्स मिल रहे हैं। तो आगे बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। मतलब कि आपको पहले एलएनएमआईटी का मेल आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गॉट दिस ब्रांच इन आर प्रेस्टिजियस कॉलेज। मतलब कॉलेज में आपको एक मेल करेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग दिस ब्रांच, और दैट्स ऑल। मतलब उसके बाद डूज एंड डोंट आ जाएंगे, मतलब क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि डूज वाले मामलों के ऊपर पढ़ लेना, डूज एंड डोंट किस मामलों पे आप पे डिमेरिट लग सकते हैं और किन पे नहीं। उसके अलावा आपको एक मेल आएगा अबाउट क्या चीज़ें आपको ब्रिंग करनी चाहिए। मतलब सबसे पहली चीज़, आपको जो नेसेसिटी गिवन है वो तो उसका ध्यान रखना है कि क्या क्या लिखा है, वो तो लेके ही जाना। मतलब बकेट होती है, उसके अलावा आपकी बेडशीट हो गई, पिल्लो हो गया, पिल्लो कवर हो गया। उसके अलावा जो भी आप चीज़ें डे टू डे लाइफ में, मतलब जो आप घर पे यूज़ करते हो वो तो वहाँ ले ही जाना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि केटल मत लेके जाना और आयरन भी मत लेके जाना। ये मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे लेके गए इंक्लूडिंग मी। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक कांड हो गया कॉलेज के अंदर ही, मतलब हॉस्टल के अंदर, जिसके कारण आई एक्सपेक्ट कि इस बार स्ट्रिक्ट चेकिंग करेंगे हॉस्टल्स में। तो हो सकता है आपके खिलाफ कोई एक्शन भी ले ले या फिर आपकी कैटेल रख ले अपने पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर कर गया था वो केस। तो मैं ये कहूँगा कि कैटल वेटल मत लाना, इस बार थोड़ा रिस्की रहेगा शुरू में। हो सकता है अगर बाद में मामला ठंडा पड़ जाए तो ले जाना, लेकिन ये शुरू में तो मत ले जाना, क्योंकि हो सकता है शुरू में तो आपके रूम की चेकिंग हो कि आप केटल वेटल तो नहीं लाए, क्योंकि इस बार कॉलेज रिस्क नहीं लेगा जो कांड हो चुके थे इसमें। तो अब बात करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें ले जानी होती है। मतलब 1-2 दिन आपको मिलते हैं कि आप अपना एडमिशन कॉलेज के अंदर जाके अपने आप को रजिस्टर करवा लो। तो उसमें बेसिकली यहाँ पे मैं लिस्ट डाल रहा हूँ क्या-क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। वैसे ही मैं बता देता हूँ, आईडी कार्ड होता है, आपकी क्लास 12th की रिपोर्ट कार्ड होती है, मतलब सीबीएसई का या फिर कोई सा भी बोर्ड है 60% आनी चाहिए। ये नहीं कि देखो बाकी जो आईआईटी, एनआईटी में होते हैं 75% है, यहाँ पे सिर्फ पीसीएम के अंदर 60% आने हैं। तो बूस्ट बच्चे तो क्वालीफाई कर जाने चाहिए मेरे हिसाब से। 60% तो वैसे ऐसी आ जाते हैं बूस्ट में। जैसे आप 12th पास करोगे तो आपको स्कूल आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा, बर्थ सर्टिफिकेट होगा। इसमें जैसे ऑप्शन रहते हैं कि आप 2 चीज़ें रहती है, एक चीज़ लाओ, एक चीज़ नहीं। तो आप ऑप्शन दिए जाएँगे कि इन दोनों में से एक ले आओ। तो मैं कहूँगा कि आप एक फ़ोल्डर बना लेना उस सारे डॉक्यूमेंट का। इसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि फ़ोटोकॉपी निकाल के जाना। मतलब जैसे आप मेन डॉक्यूमेंट है, उसकी 3-4 फ़ोटोकॉपी रख ली, 2 अपने पास रखी, 2 घर पे छोड़ दी, क्योंकि घर वालों को भी कभी बार हो सकता है काम पड़ जाए उन चीज़ों का। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो। तो वैसे 1 जुलाई को जब रिजल्ट आएँगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत बच्चे एक बार अपनी वेटिंग बता देना, कौन सी ब्रांच में क्या वेटिंग मिली है। अगर आपको सीएस मिल गई तो वेल एंड गुड, आपको सीएस पहले राउंड में मिल गई, अब आपको वेटिंग के बारे में चेक करने की दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि जैसे मेरा एक दोस्त था, उसको भी ऐसे ही पहले राउंड में सीएस मिल गई, उसके बाद तो उसको चिल है भाई, 6 राउंड जाएँगे, जाते रहे, मेरे तो सीएस मिल गई। लेकिन फिर भी अपनी एक बार अपडेट करते रहना कि आपको कितनी वेटिंग बच रही है हर ब्रांच के लिए। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। आई होप फॉर योर बेस्ट, मतलब आपको कोई अच्छी ब्रांच मिले एलएनएमआईटी में, और आप एलएनएमआईटी में देख लो। अगर आपको कोई आईआईटी या फिर एनआईटी में अच्छी ब्रांच सीएस लेवल की मिल रही है या ईसी मिल रही है तो उसको प्रेफर कर सकते हो। लेकिन रेदर देन गोइंग फॉर लोअर ब्रांचेस एनआईटीज, आई विल से यू शुड प्रेफर एलएनएमआईटी। यहाँ पे भी कुछ खामियां हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल परफेक्ट कॉलेज है, लेकिन स्टिल बेटर देन मैनी कॉलेजेस। So, चलो, let's end this video. If you like the video, please give it a big thumbs up
and don't forget to subscribe my YouTube channel Kanish Mudra. Thanks for watching.